हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज से हम चालू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट हेड जिसका नाम है कैपिटल गेन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना हाउस प्रॉपर्टी पूरा खत्म कर दिया था। आई नो उसके क्वेश्चंस बाकी है। मैं सोच रहा हूँ जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस के भी अपने क्वेश्चन बाकी, तो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन का एक अलग सीरीज मैं लॉन्च करूंगा जल्दी ही। उसका काम चल रहा है थोड़ा। तो अभी पहले अपन जल्दी जल्दी कंसेप्ट खत्म कर लेते हैं। अगर हो सके तो आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस या फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक होंगी तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत रही तो मुझे पूछ सकते हो। पर क्वेश्चन का कुछ कंसेप्चुअल क्लियरिटी जो चाहिए, जो भी अपन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी रह जाएगा। उसमें भी अगर दिक्कत होगी तो आप वो सीरीज देख सकते हो, या फिर ये सीरीज से आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट हो जाएंगे खत्म। आज से हम चालू करने वाले अपना नेक्स्ट हेड जिसका नाम है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है ये आज से अपन चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है अपना कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन। सबसे पहले अपन कौन से सेक्शन पढ़ते हैं? चार्जिंग सेक्शन। हर एक हेड में अपन कौन से सेक्शन पढ़ रहे हैं? चार्जिंग सेक्शन। तो सबसे पहला हेडिंग लिखो, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन। तो क्या हो सकता है कैपिटल गेन में? क्या हो सकता है कैपिटल गेन में? एक तो कोई असेट होगी जो कैपिटल असेट होगी अपनी, और अपन ने वो बेच दी तो उसके ऊपर की जो भी इनकम आएगी, जो भी अपना प्रॉफिट आएगा उसको अपन कैपिटल गेन बोलेंगे, उसको अपन कैपिटल गेन बोलेंगे। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अपन यही बोलेंगे। उसके बाद अपन ने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ा था कि दो प्रकार के कैपिटल गेन हो सकते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। उसकी सारी डिटेल चीजें अपन ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये हेड ऑफ इनकम में अपन पढ़ने वाले हैं। तो चार्जिंग सेक्शन में अपन ने क्या समझने की कोशिश करेंगे कि जो चार्जिंग सेक्शन है, मतलब कैपिटल गेन का टैक्स कोई भी इंडिविजुअल को, एचयूएफ को, फर्म को, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एचपी, जो भी पर्सन है, इनको कैपिटल गेन का टैक्स कब लगने वाला है, कैपिटल गेन का टैक्स कब लगने वाला है, ये सारी चीजें अपन ये चैप्टर में, ये चार्जिंग सेक्शन में पढ़ेंगे। तो चार्जिंग सेक्शन है कैपिटल गेन का सेक्शन है अपना चार्जिंग सेक्शन 45(1). 45(1) जो है अपना कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन। सबसे पहले लिखो उसमें अभी चार्जिंग सेक्शन में सेंटर में लिखना, क्या लिखना? एनी प्रॉफिट, एनी प्रॉफिट और गेन, एनी प्रॉफिट और गेन arises, any profit or gain arises from transfer transfer of capital assets इफेक्टेड इन प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में जो भी अपन ने कैपिटल असेट बेच दिया, जो भी कैपिटल असेट हमने ट्रांसफर कर दिया, उसके ऊपर अपना आ जाएगा विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर कैपिटल गेन, will be chargeable to income tax under capital gain in previous year in which transfer in which transfer took place in which transfer took place। तो देखो क्या है, चार्जिंग सेक्शन कब लगने वाला है कैपिटल गेन? अपने को कोई भी प्रॉफिट गेन हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट निगेटिव भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। मुझे लॉस हो गया प्रॉपर्टी बेच के, मैंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में बेच दी, 50 करोड़ का एकदम लॉस हो गया मुझे। तो क्या मुझे लॉस भी हो सकता है? हाँ। तो कैपिटल गेन उसमें भी आएगा। हाँ, क्या किया अपन ने? प्रॉफिट किसके वजह से प्रॉफिट और गेन हुआ? अपने को ट्रांसफर किया। क्या ट्रांसफर किया अपन ने? कैपिटल असेट। कब ट्रांसफर किया? प्रीवियस ईयर में। तो वो अपना आ जाएगा इन द हेड ऑफ कैपिटल गेन, इन द हेड ऑफ कैपिटल गेन। उसका अपने को टैक्स लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। ये हो गया अपना चार्जिंग सेक्शन, ये हो गया अपना चार्जिंग सेक्शन। तो
क्या है चार्जिंग सेक्शन? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इफेक्टेड इन प्रीवियस ईयर विल बी चार्जेबल इन इनकम टैक्स अंडर कैपिटल गेन इन प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। चलो वही लिख रहा हूँ, लिख लो फटाफट। मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेशन कर देता हूँ तब तक। चलो अब अपने को इसमें से दो इंपॉर्टेंट चीजें समझने की कोशिश करनी है। कौन सी? तो देखो, प्रॉफिट और गेन अराइजेस। ओके, प्रॉफिट और गेन हमको पता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। अरे 11 से अपन कॉमर्स सीख रहे, प्रॉफिट गेन। अरे बचपन में भी हमको समझता था कि अपने को लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो ये चीजें तो अपने को समझने लायक है। फ्रॉम ट्रांसफर, ट्रांसफर क्या होता है कैपिटल गेन में? ट्रांसफर क्या होता है कैपिटल गेन में, ये अपने को सीखना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद में कैपिटल असेट क्या होता है? कैपिटल असेट, अरे अपन ने बैलेंस शीट में देख लिया, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये सारी कैपिटल असेट होती है सर, ये सारी फिक्स असेट में आती है अपने, तो ये कैपिटल असेट के जैसे ही अपन ट्रीट करते हैं उसको। हाँ मुझे पता है, ये बैलेंस शीट में हमने पढ़ा है, P&L में हमने पढ़ा है, 11-12 में हमने बैलेंस शीट बनाई, CPT, IPCC, फाउंडेशन, पुरानी चीजें। अभी क्या है, फाउंडेशन, फाउंडेशन में हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, तो हमें पता है सर बैलेंस शीट में ये फिक्स असेट आता है, उसको अपन कैपिटल असेट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे पागल हूँ, आपको कैपिटल गेन में कैपिटल असेट पढ़ाने वाला कुछ तो अलग होगा ना इनकम टैक्स में। तो कैपिटल असेट की एक डेफिनेशन इनकम टैक्स में अलग से देखिए, मस्त डेफिनेशन है, मस्त डेफिनेशन है। लोगों ने इतने झोल करके रखे हैं भाई, क्या बताऊँ कैपिटल गेन में। तो उसकी वजह से ये चैप्टर बड़ा होते गया होते गया होते गया। कैपिटल गेन और पीजीबी पे ऐसे चैप्टर है ना भाई, लोगों ने इतने गंदे टैक्स प्लानिंग करके रखे थे, तो ये सेक्शन जो है बढ़ते गए। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स में कुछ है ही नहीं अपने को एडजस्टमेंट करने जैसा। हाउस प्रॉपर्टी कितने लोगों का रहेगा, अदर सोर्सेज कितने लोगों का रहेगा, पर कैपिटल गेन का टैक्स आया तो मैक्सिमम टैक्स आ जाएगा, तो वहाँ पे टैक्स प्लानिंग। पीजीपी हर साल अपने को इनकम कमाना है, हर साल प्रॉफिट दिखाना है, तो वहाँ टैक्स प्लानिंग। तो ये जो चैप्टर है ना भाई, बहुत बड़े हैं, पर अच्छे चैप्टर है, मतलब अपने को कुछ ना कुछ अच्छा कुछ सीखने को मिल जाएंगे ये चैप्टर से। तो देखो, सबसे पहले अपने को देखनी पड़ेंगे इसमें से ट्रांसफर की डेफिनेशन। ट्रांसफर की डेफिनेशन देखने के बाद अपने को कैपिटल एसेट की एक अलग से डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर हमने चार्जिंग सेक्शन में पढ़ लिया, चार्जिंग सेक्शन बोला, बेसिक ऑफ इनकम टैक्स में पढ़ लिया। प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है, तो उसकी अपने को जरूरत नहीं। उसके बाद इनकम अपने को कैपिटल गेन में चार्ज करना है, ओके, तो कैपिटल गेन ही पढ़ रहे हैं अपन। इन प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, तो अपने को ट्रांसफर और कैपिटल गेन ये दो डेफिनेशन पढ़नी है। इसके सिवा अपने को कैपिटल गेन में क्या चलने वाला है ये समझ में आने ही होने वाला। तो सबसे पहले अपन सीखने वाले हैं कैपिटल असेट की डेफिनेशन, कि क्या ट्रांसफर करना चाहिए अपने को कैपिटल गेन होने के लिए क्या ट्रांसफर करना चाहिए। तो लिखो हेडिंग कैपिटल असेट। कैपिटल असेट, कैपिटल असेट्स क्या होते हैं, ये लिखा है अपना सेक्शन नंबर 214, ये लिखा है अपना सेक्शन नंबर 214। तो कैपिटल एसेट क्या होता है? कैपिटल एसेट, अरे सर अभी हमने बताया कि बैलेंस शीट में जो भी फिक्स एसेट में पड़े वो अपने सारे कैपिटल एसेट है। हाँ मुझे पता है वो। अब लिखो अपनी इनकम टैक्स में जो है वो डेफिनेशन। तो कैपिटल एसेट सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by assessee, held by assessee, held by assessee whether or not, whether or not connected to business, whether or not connected to his business or profession, whether or not connected to his business or profession. Property of any kind, property of any kind, property of any kind held by assessee whether or not connected to his business or profession, connected whether or not connected to his business or profession। मतलब कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी, कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी। अब मैं ये टैबलेट पे आपको सिखा रहा हूँ, ये टैबलेट में मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या ये प्रॉपर्टी है? हाँ भाई प्रॉपर्टी है।
ये मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है, हाँ मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है। अगर मेरे बिजनेस से कनेक्टेड ना भी होती है, अगर मेरे बिजनेस से समझो कोई प्लॉट है, खाली प्लॉट पड़ा है बहुत सालों से, ये मेरे बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, नहीं ये मेरा पर्सनल प्लॉट है, ओके, तो ये मेरा कैपिटल असेट है, हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड टू हिज बिजनेस और प्रोफेशन, वेदर और नॉट कनेक्टेड टू हिज बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी रही, कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी रही, उसके बिजनेस से कनेक्टेड रहो या ना रहो, इनकम टैक्स को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास प्रॉपर्टी है, असेसी हेल्ड कर रहा है, वो उसका हो जाएगा कैपिटल असेट, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, तो वो उसका हो जाएगा कैपिटल असेट, हो जाएगा कैपिटल असेट। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड टू हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अब आप बोलोगे कि जो भी सारी चीजें, अगर मैं कंप्यूटर का मेरा बिजनेस है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई, एनी काइंड वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, मतलब अगर मैंने कंप्यूटर रखा है, मैंने लैपटॉप रखे हैं, बिजनेस में हो या ना हो, ये मेरे कैपिटल असेट हो गए, ये मेरे कैपिटल असेट हो गए। पर सर अगर कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, वो कंप्यूटर में ही डीलिंग कर रहा है, कोई कंप्यूटर में ही डीलिंग कर रहा है, या फिर कोई प्लॉट में ही डीलिंग कर रहा है, जिसके बड़े बड़े प्लॉट है वो प्लॉट में ही डीलिंग कर रहा है, तो उसके लिए भी ये कैपिटल असेट हो जाएंगे, ये डेफिनेशन से देखा जाए तो। कोई रो हाउसेस बना रहा है और वो रो हाउस बेच रहा है, कोई प्लॉट खाली प्लॉट लेके बेच रहा है, फ्लैट, कोई बड़े बड़े अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और वो बेच दे रहे हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी है, तो ये इनका कैपिटल एसेट हो जाएगा, ये डिफिनेशन से, ये डिफिनेशन से वो एसएससी का ये कैपिटल एसेट हो जाएगा। तो इस डेफिनेशन में से कुछ चीजें एक्सक्लूड की गई, कुछ चीजें एक्सक्लूड की गई। कौन सी चीज एक्सक्लूड की गई? अरे भाई, कौन सी चीज एक्सक्लूड कर गई? एक्सक्लूड, सबसे पहले सबसे पहले क्या एक्सक्लूड किया? स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। तो जो भी स्टॉक इन ट्रेड है, जो भी स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब कोई बिल्डर है, वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है प्रॉपर्टी और बेच रहा है, तो एक तरह से ये डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए वो कैपिटल असेट है, उसके लिए वो कैपिटल असेट है, पर डेफिनेशन में इन एक्सक्लूड करके रखा है स्टॉक इन ट्रेड, मतलब कोई भी स्टॉक इन ट्रेड रहा, कोई भी स्टॉक इन ट्रेड रहा, तो अगर मैं ये टैबलेट में आपको सिखा रहा हूँ, पर ये टैबलेट मेरा बेचना मेरा बिजनेस है, बेचना मेरा बिजनेस है, तो ये मेरा बन जाएगा स्टॉक इन ट्रेड, ये मेरा बन जाएगा स्टॉक इन ट्रेड। तो ये स्टॉक इन ट्रेड मैंने अगर बेच दिया, तो उससे कैपिटल गेन ना होके मेरा पीजीबीपी इनकम आने वाला है, उससे मेरा कैपिटल गेन ना होके मेरा पीजीबीपी इनकम आने वाला है, ना कि कैपिटल गेन का इनकम आने वाला है। समझ में आया यहाँ तक? ओके। तो स्टॉक इन ट्रेड में तो यहाँ पे हर प्रकार का स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा, मतलब रॉ मटेरियल रहो, फिनिश गुड्स रहो, डब्ल्यूआईपी रहो, रॉ मटेरियल रहो, डब्ल्यूआईपी रहो, फिनिश गुड्स रहो, तो ये सारे अपने स्टॉक इन ट्रेड में आ जाएंगे, ये सारे अपने स्टॉक इन ट्रेड में आ जाएंगे। दूसरा इसमें इफेक्ट आता है पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट मतलब, अब सबसे पहले देखो, कैपिटल एसेट में सबसे पहले क्या चीज है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड टू हिज बिजनेस और प्रोफेशन, कनेक्टेड टू कनेक्टेड टू हिज बिजनेस और प्रोफेशन। उसमें सबसे पहले हमने एक्सक्लूड कर दिया, क्या एक्सक्लूड कर दिया हमने? स्टॉक इन ट्रेड हमने एक्सक्लूड कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड हमने एक्सक्लूड कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड हमने एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद में अपने को एक्सक्लूड करना है पर्सनल इफेक्ट, अपने को एक्सक्लूड करना है पर्सनल इफेक्ट। क्या होता है पर्सनल इफेक्ट? लिखो, क्या है होता है पर्सनल इफेक्ट? लिखो, दैट इज पर्सनल इफेक्ट मतलब क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपरेल्स
and furniture held by held for sorry held for personal use by assessee or his family फैमिली। तो देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब पर्सनल इफेक्ट में क्या चीजें आती है। समझो मैं ये शर्ट पहन रहा हूँ, ये शर्ट मैंने पहना है, तो ये शर्ट भी एक प्रॉपर्टी, एक प्रकार की प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एसएससी। हाँ, मैंने ओन करके रखा है, वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, ओके, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा कैपिटल एसेट बन जाएगा। पर पर्सनल इफेक्ट जो है मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग वेयरिंग अपीयरेंस। मतलब समझो कोई भी बड़ा स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है, समझो अपना आयरन मैन ने उसका जो शर्ट है वो बेच दिया, उसका जो शर्ट है वो बेच दिया, तो वो जाएगा लाखों करोड़ों में, बहुत सारे फैन है उनके, लाखों करोड़ों में वो शर्ट जाएगा। तो क्या वो कैपिटल एसेट है उनके लिए? नहीं। क्या वो कैपिटल एसेट नहीं? समझो आप मेरे बहुत बड़े फैन हो, अरे क्या बोलूं, बहुत बड़े फैन हो आप मेरे, मैंने ये शर्ट उतार के बेच दिया आपको, अरे चल ले 1 करोड़ में शर्ट ले ले, मैं बाहर तो 5 करोड़ में बेच रहा हूँ, पर आपको 1 करोड़ में मैंने ये शर्ट दे दिया, 1 करोड़ में मैंने शर्ट दे दिया, आपने मस्त दीवार पे उसको टांग दिया है, अरे भाई हमारे सर का शर्ट। क्या ये मेरा पर्सनल इफेक्ट है? हाँ। क्या मूवेबल है? हाँ। क्या ये मैंने बेच दिया? हाँ। क्या ये मेरा कैपिटल एसेट है? नहीं, क्योंकि ये एक्सक्लूड कर दिया है डेफिनेशन से, ये एक्सक्लूड कर दिया है डेफिनेशन से। तो कोई भी पर्सनल इफेक्ट जो है, कोई भी पर्सनल इफेक्ट जो है, भले ही वो प्रॉपर्टी है, भले ही वो प्रॉपर्टी है, पर वो अपने कैपिटल एसेट में नहीं आने वाला है। या अब मैंने ये वॉच पहनी है, ये वॉच पहनी है, मूवेबल है, हाँ, प्रॉपर्टी है, हाँ, मैंने आपको बेच दी, ये क्या कैपिटल गेन में आएगा? नहीं। कैपिटल एसेट है? नहीं, क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ वो वॉच। तो इसमें फर्नीचर भी आता है, फर्नीचर भी आता है। अब समझो, अब समझो, फर्नीचर जो है ना, मेरा फर्नीचर, वो मेरा है ना गोल्ड है, गोल्ड प्लेटेड फर्नीचर है पूरी, उसमें जो सोफे है ना, सोफे के अंदर जो कुशन होता है, कुशन के अंदर मैंने सोने के ब्रिक्स लगा के रखे हैं और उसके ऊपर मैंने तकिया बनाया हो। क्या इनोवेशन है सर, कुशन में ब्रिक्स और ब्रिक्स में ऊपर वो कुशन बनाया उसके। अरे सोना, पूरा सोना है, सोफा नहीं, सोना है, सोना, 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 गोल्ड, प्रॉपर गोल्ड है। और उसमें जो अपन हाथ रखते हैं ना, उस पे ऐसे हीरे लगा के रखे हैं मैंने, हीरे, अरे मतलब हीरे हीरे, अच्छे अच्छे हीरे रखा के रखे। जो मेरी दीवार है ना प्लैटिनम, कुछ कुछ दीवारें मेरे सिल्वर है, सिल्वर, सिल्वर प्लेटेड दीवार। अब मेरा ये जो फर्नीचर है, ये मेरा फर्नीचर गोल्ड फर्नीचर है, सोने से बना फर्नीचर। अगर ये मैंने बेच दिया, अरे हीरे लगे उस पे, ये मैंने बेच दिया, मूवेबल है, हाँ, पर्सनल इफेक्ट है, हाँ, मैं घर, मेरे घर वाले यूज कर रहे हैं, हाँ, मूवेबल है, हाँ, पर्सनल इफेक्ट है, हाँ। अब ये पर्सनल इफेक्ट में मूवेबल है, फर्नीचर है, जो मैं एसएससी ओन कर रहा है और एसएससी की फैमिली वाले यूज कर रहे हैं। अब ये सोने का फर्नीचर मैंने बेच दिया, सोने का फर्नीचर मैंने बेच दिया, तो इससे बहुत पैसा आएगा, वैसे भी सोने के भाव अभी बढ़ते ही जा रहे हैं, इससे तो बहुत पैसा आएगा। तो ये अगर डेफिनेशन से देखा जाए तो ये कैपिटल एसेट में इंक्लूड ही नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट है, फर्नीचर है, मूवेबल है, ये अपने कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में इंक्लूड ही नहीं होगा। बात तो सही है ना। अब मैं सोना कितना भी बेच दूं, ये इसमें आएगा ही नहीं, कैपिटल एसेट उस पे, कैपिटल गेन उस पे आएगा ही नहीं कभी भी ये डेफिनेशन से। तो फिर क्या हो गया इसमें, गवर्नमेंट को उड़ गए वो नींद से, गवर्नमेंट। अब जो सोने बेचे ना, सोना बेचा है, चांदी बेची, कुछ भी प्रीशियस मेटल्स, उसका कुछ भी बेचा, उसका कुछ भी बेचा हो, तो वो कैपिटल एसेट अपना माना जाएगा है। अब भी आप बोल रहे थे पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपीयरेंस फर्नीचर, अब सोना खुद यूज कर रहे हैं, मैं रिंग यूज कर रहा हूँ सोने की और मैंने बेच दी, वो कैपिटल एसेट, हाँ। पर क्यों सर? अरे सोने के भाव देखो ना भाई, तुम सोने के भाव देखो ना तुम, सोना अगर मैंने बेच दिया, इतू सा सोना भी ले लेंगे आप, इतू सा, तो 10,000 का आ जाएगा, 10,000, इतने भाव बढ़े हैं सोने के। तो ये मैंने अगर बेच दिया तो उसके कैपिटल गेन आना चाहिए ना, लॉजिकली सोचो,
लॉ को तो अपन कभी भी तोड़ सकते हैं। लॉ में तो कुछ भी लिखा होगा, अब इसमें लिखा होगा मैंने गोल्ड बेच दिया, तो ये कभी आएगा ही नहीं कैपिटल एसेट में। कितना भी मैंने पैसा कमाया उससे वो कैपिटल गेन में कभी आएगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया बेटा, बेटा मेरी बात सुन, जो ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी है वो अपनी कैपिटल एसेट में आ जाएंगी, कैपिटल एसेट में आ जाएंगी। मतलब जो पर्सनल इफेक्ट है उसमें से एक्सक्लूड्स करना है, उसमें से अपने को एक्सक्लूड करना है। क्या एक्सक्लूड करना है अपने को? ज्वेलरी। क्या एक्सक्लूड करना है अपने को? ज्वेलरी। अब ज्वेलरी में कोई भी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स और एनी अदर प्रोडक्ट मेड बाय प्रीशियस मेटल। मैंने चांदी के चमचे बेचे भाई, चांदी के चमचे प्रीशियस मेटल है। अरे भाई अब भी देखी चांदी कहाँ तक जाके आई भाई, चांद तक जाके आई चांदी, चांद तक। तो ये मैंने अगर चांदी चांद तक गई है और मैंने बेच दी, कैपिटल गेन आएगा? हाँ कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि ये पर्सनल इफेक्ट में है। पर पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शन से, पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शन से, पर्सनल इफेक्ट की एक्सेप्शन से, मतलब ये कैपिटल गेन में आ जाएंगे। मतलब मेरी बात समझो, देखो क्या हो रहा है पर्सनल इफेक्ट में। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अपन। तो कैपिटल एसेट में अपने को क्या पढ़ना है? कैपिटल एसेट में कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी रहो, कोई भी प्रॉपर्टी रहो जो असेसी ने हेल्ड करके रखी हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड ना हो, उसको अपन कैपिटल एसेट मान लेंगे, उसको अपन कैपिटल एसेट मान लेंगे। पर कैपिटल एसेट में से ये प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी अपनी कैपिटल एसेट हो गई, पर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होने के बाद उसमें से कुछ एक्सक्लूड कर दिया है, उसमें से कुछ एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये कैपिटल एसेट नहीं है। तो उसमें क्या है अपना स्टॉक इन ट्रेड है, पर्सनल इफेक्ट है, ये प्रॉपर्टी में से एक्सक्लूड कर दिया, प्रॉपर्टी में से एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब ये कैपिटल एसेट नहीं है, मतलब ये कैपिटल एसेट नहीं है। अब इसमें एक्सक्लूड करने के बाद इसके कुछ एक्सक्लूड करने, इसमें से कुछ एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब इसके एक्सेप्शन है, इसके एक्सेप्शन है, मतलब एक्सेप्शन के एक्सेप्शन जो है वो ऑलरेडी कैपिटल एसेट बन जाएंगे। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है जो कैपिटल एसेट बन जाएगा, समझा? तो ये अपन पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं अपन? जो पर्सनल इफेक्ट है वो अपना कैपिटल एसेट नहीं है, पर पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शंस जो है वो कैपिटल एसेट है, वो अपने कैपिटल एसेट है। तो देखो ज्वेलरी हो गया अपना, ज्वेलरी हो गया अपना कैपिटल एसेट, ज्वेलरी हो गया अपना कैपिटल एसेट। दूसरा लिखो, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस। तो कोई भी आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, कोई भी रहा पुराना, ऐसा कुछ समझो, मेरे पास पुराना सिक्के पड़े, मेरे पुराने सिक्के जमीन से खोद के निकाले मैंने, पुराने सिक्के मिले मेरे प्रॉपर्टी के नीचे, सोने के बर्तन, अरे चांदी के बर्तन मिले मेरे प्रॉपर्टी के नीचे। तो क्या मेरे क्या मेरा पर्सनल इफेक्ट है? हाँ। क्या मूवेबल है? हाँ। पर वो उसमें से डेफिनेशन से एक्सक्लूड करके रखे क्योंकि आर्कोलॉजिकल कलेक्शन से, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन से, तो ये कैपिटल एसेट में आ जाएगा, ये अपना कैपिटल एसेट में आ जाएगा। उसके अंदर ड्राइंग्स मतलब अच्छी ड्राइंग होना चाहिए, जो मतलब प्रॉपर, जो पेंटर होते हैं, घर वाले पेंटर नहीं, जो डिजाइनिंग मतलब जो ड्राइंग निकालते हैं, वो अगर वो रियल जो आर्टिस्ट होते हैं, उनका अंदर का जो आर्टिस्ट है वो हमेशा जागा हुआ रहता है, कोई भी किधर भी ड्राइंग निकाल लेते हैं, वो अगर ड्राइंग बेचा, ना कि गधे के ऊपर घोड़ा, घोड़े के ऊपर गधा, वो ड्राइंग नहीं चलने वाला, वो ड्राइंग नहीं चलने वाला है अपने को। प्रॉपर ड्राइंग होना चाहिए, जिसको समझा गधे के ऊपर घोड़ा, घोड़े के ऊपर गधा। भाई मूवीज कम देखो, इधर ध्यान दो। तो देखो ड्राइंग, अगर कोई भी ड्राइंग अपन ने भेज दिया
तो अपना कैपिटल असेट माना जाएगा, कैपिटल असेट माना जाएगा। उसके बाद में पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स क्या होता है ये? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कौन सा स्टैच्यू है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये सारे जो स्टैच्यू है, अगर मेरे घर में कोई स्टैच्यू रहा, कोई स्टैच्यू रहा, तो ये अगर मैंने बेच दिया, ये मैंने अगर मतलब अच्छा स्टैच्यू होना चाहिए, ना कि अपन खिलौने में बनाते थे ये मैंने कुछ तो भी बना दिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर स्टैच्यू होना चाहिए। अगर वो मैंने बेच दिया तो अपना कैपिटल असेट हो जाएगा। और एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये अगर अपन ने बेच दिए, ये अगर अपन ने बेच दिए, तो ये अपने कैपिटल असेट माने जाएंगे। तो ये अपने जो है ये कैपिटल असेट है, ये अपने कैपिटल असेट है, कैपिटल असेट्स, ये अपने कैपिटल असेट है। तो देखो हम क्या पढ़ रहे थे, कैपिटल असेट की डेफिनेशन। कैपिटल असेट में सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। उसमें से हमने ये प्रॉपर्टी मतलब कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी जो वो कैपिटल असेट हो जाएंगी, पर एक्सक्लूड कर देने का उसमें सबसे पहले स्टॉक इंटरेस्ट। दूसरा है अपना पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट मतलब क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेयरिंग अपैरेल्स एंड फर्नीचर हेल्ड बाय पर्सनल यूज बाय द असेसी और हिज फैमिली। तो ये अपना कैपिटल असेट में नहीं है, पर ये पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शंस जो है उसमें आ जाएगा ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, क्या हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, स्ट्रक्चर, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये जो सारी चीजें है, ये जो सारी चीजें है, ये अपने पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है, पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन है। तो इसके अपने को कैपिटल असेट ट्रीट करना पड़ेगा, इसको अपने को कैपिटल असेट ट्रीट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? तो अगर इसको ऐसे थोड़ा सा अपन ठीक कर लेते, कोई लिख रहा होगा, लिखना बाकी होगा, लिख लो। ओके, और यहाँ पे इस पे लाइन मार दो, लाइन हमेशा सीधी मारो, मतलब आपको डीटी से प्यार होगा, नहीं तो आईसीआई आपको रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट का अपने को खत भेजेगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो देखो यह हो गया अपना पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन, पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शंस। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो कहाँ थे अपन, कैपिटल एसेट में। कैपिटल एसेट में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, ये बन जाएगा अपना कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के लिए अपने जो प्रॉपर्टी देखी उसमें से अपने को स्टॉक इन ट्रेड एक्सक्लूड कर देने का है, अपना कैपिटल एसेट नहीं बनेगा। पर्सनल इफेक्ट जो है वो अपने को एक्सक्लूड कर देने का है, ये भी अपना कैपिटल एसेट नहीं बनने वाला। थर्ड चीज जो है एक्सेप्शन में, वो है अपना रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अपना कैपिटल असेट की जो प्रॉपर्टी उसमें से एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब ये अपना कैपिटल असेट नहीं है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। मतलब आपको अगर यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही होंगी, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है अपना, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है अपना, वो अपना बन जाएगा कैपिटल एसेट, वो अपना बन जाएगा कैपिटल एसेट। तो यहाँ पे लिखो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज कैपिटल एसेट, इज
कैपिटल एसेट, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल एसेट हो जाएगा। अब बेसिक में मैंने आपको बताया था कि अपन जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे वाले, एग्रीकल्चर इनकम का अपन ने सेक्शन पढ़ा था वहां पे पूरा, आपको याद नहीं होगा, याद दिला देता हूँ। देखो एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा था हमने, तो एग्रीकल्चर इनकम में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अब मैंने आपको वहां तब बताया नहीं था कि एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, कहा गया डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज। उसके बाद में हमने देखा था कि एग्जांपल देखे थे ये सीडलिंग सैपलिंग वगैरह, और ये सारी चीजें अपन ने कैलकुलेशन के हिसाब से देखी थी, कैलकुलेशंस के हिसाब से देखी थी अपन ने। अब तक आपको मैंने एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, ये सारी चीजें जो है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड तो अपने को समझ सकता है, मतलब जो एग्री पर्पस के लिए यूज होता है, पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये सारी चीजें अपन ने तब स्किप कर दी थी, ये सारी चीजें तब अपन ने स्किप कर दी थी। अब समय आ गया है उसको पढ़ने का, अब सही समय आ गया है उसको पढ़ने का। जो एग्रीकल्चर लैंड जो है, जो एग्रीकल्चर लैंड जो है उसमें रूरल लैंड और अर्बन लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड हमेशा अपने को कैपिटल एसेट में एक्सक्लूड कर देने का, कैपिटल एसेट में एक्सक्लूड कर देना है, मतलब रूरल एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल एसेट कभी नहीं रहने वाला है, पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अपना कैपिटल एसेट रहने वाला है। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, इसमें क्या डिफरेंस है रे, इसमें क्या डिफरेंस है, चलो अब इसमें क्या डिफरेंस है। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड, जो अर्बन नहीं वो रूरल, जो अर्बन नहीं वो रूरल। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड का डेफिनेशन पढ़ने से पहले अपन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पढ़ लेते हैं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में जो, मतलब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के सिवा जो भी लैंड बची वो अपनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी, वो अपनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी। तो सबसे पहले अभी लिखो यहाँ पे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, एग्रीकल्चर लैंड situated in India, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। उसमें अपने को लिखना है, यहाँ पे लिखो एरिया, एरिया, और यहाँ पे लिखो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। सर अपन इनकम टैक्स भी पढ़ रहे हैं ना, हाँ। एग्रीकल्चर लैंड, एरिया, पॉपुलेशन, ये कहाँ गए अपन, अरे बताता हो रे बालक, सबर कर थोड़ा। एरिया, अब एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का डेफिनेशन। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में कौन सी लैंड आती है ये अपन पढ़ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, उसके लिए अपने को एरिया देखना पड़ेगा, उसके लिए अपने को एरिया देखना पड़ेगा सबसे पहले। अब यहाँ पे लिखना विदिन द, इधर एक नंबर दे देने का इसको, विदिन द jurisdiction, within the jurisdiction of a municipality, or cantonment board, म्यूनसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, इसका अगर पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर रहा, 10,000 से ऊपर रहा, तो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, अगर ये एग्रीकल्चर लैंड म्यूनसिपैलिटी के या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है,
म्यूनसिपालिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है जिनका पॉपुलेशन, जो एरिया का पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से ऊपर है, 10,000 से ऊपर है। तो अपने को कैसे पता सर उस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 के ऊपर है क्या नहीं? अरे जनगणना नाम की चीज होती है अपने भारत में, जनगणना नाम की चीज होती है अपने भारत में। तो उससे अपने को समझ में आता है कि वो एरिया का लगभग पॉपुलेशन कितना है, उस एरिया का लगभग पॉपुलेशन कितना है। तो अपने को देखना पड़ेगा या वो म्यूनसिपालिटी में, क्या वो म्यूनसिपालिटी में और कैंटोनमेंट बोर्ड में उस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है क्या, 10,000 से ज़्यादा है क्या? मतलब ये एरिया है, ये एक एरिया है, उसमें ये पॉपुलेशन 11,000 है। ये म्यूनसिपालिटी या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड है, ये म्यूनसिपालिटी का एरिया है या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड है, उसका जो पॉपुलेशन है 11,000 है, उसका जो पॉपुलेशन है वो 11,000 है। और मेरी जो लैंड है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, मेरी जो लैंड है वो यहाँ सिचुएटेड है, मेरी जो लैंड है वो यहाँ सिचुएटेड है। ये देखो यहाँ, ये मेरी एग्रीकल्चर लैंड, अरे पूरी हरी भरी लैंड है अपनी, बहुत खेती है अपने पास, ये एग्रीकल्चर लैंड। क्या ये लैंड एग्रीकल्चर लैंड है? ओके, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज हो रही है एग्रीकल्चर लैंड। क्या ये रूरल है या अर्बन है? क्या ये रूरल है या अर्बन है? तो अपन ने क्या पढ़ा भी, अगर कोई भी जमीन विद इन म्यूनसिपालिटी के एरिया में, विद इन, ओहो शायद कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं नहीं है जिंदा है, जिंदा है, नहीं हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। होल्ड करना है 1 मिनट बालको। हो गया कनेक्ट, हाँ हो गया हो गया। तो कहाँ थे अपन? चलो एक बार पानी ही पी लेते हैं अभी, आप ही पानी पी लो, वैसे भी धूप बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अपना भी बढ़ेगा, एग्जाम पास आ रहे हैं, तो पानी पिया करो, पानी पिया करो। आवाज़ नहीं आ रही होंगी आपको, तो वो बोल रहा था मैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, धूप बढ़ेगी, अपना भी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि आईसीएआई अभी आ रही है पास अपनी एग्जाम लेके, तो पानी पियो। हाँ तो कहाँ थे अपन? एग्रीकल्चर लैंड में, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तो म्यूनसिपालिटी के अगर अंदर एग्रीकल्चर लैंड है जिसका पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है, वो म्यूनसिपालिटी का या फिर कैंटोनमेंट जोन का या फिर वो कैंटोनमेंट बोर्ड का या फिर म्यूनसिपालिटी का पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से ज़्यादा है, और वो एरिया में अपनी एग्रीकल्चर लैंड है, वो एरिया में अगर अपनी एग्रीकल्चर लैंड है तो अपनी बन जाएंगी वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ना कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड, वो अपनी बन जाएंगी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अरे अपन क्या पढ़ रहे हैं? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन। इसके सिवा जो भी लैंड है वो अपनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी, वो अपनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी। पर अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन। तो अगर कोई भी लैंड है विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ म्यूनसिपालिटी, विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ म्यूनसिपालिटी है, जिधर का पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से ज़्यादा है, जिसका पॉपुलेशन जो है म्यूनसिपालिटी का जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज़्यादा है, और उस एरिया में मेरी लैंड है, उस एरिया में मेरी लैंड है, तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन गई तो मेरा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बनने के बाद साथ साथ मेरा कैपिटल असेट बन जाएगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ मेरा वो कैपिटल असेट बन जाएगा, वो मेरा कैपिटल असेट बन जाएगा। अब ये हो गई बात अगर 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन है तो, 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन है तो। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो, सेकंड विद इन डिस्टेंस, विथ इन डिस्टेंस मेजर मेजर एरियली, एरियल कपड़े धोने वाला नहीं बे, कौन बोल रहा कपड़े धोने वाला एरियल?
एरिया फ्रॉम the local limit of municipality or cantonment board तो देखो अब क्या होना चाहिए, विद इन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो तो बोल भाई, यहाँ पे लिखो अप टू 2 किलोमीटर्स, अप टू 6 किलोमीटर्स, अप टू 8 किलोमीटर्स, अप टू 8 किलोमीटर्स। अब देखो डिस्टेंस देखने का आपने को, कब देखने का आपने को, अगर जो पॉपुलेशन है मोर देन 10,000 बट लेस देन इक्वल टू 1 lakh, more than 10,000 but less than equal to 1 lakh, more than 1 lakh but less than equal to 10 lakh, more than 1 lakh पर less than equal to 10 lakh और more than 10 lakh, more than 10 lakh। तो देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड इन इंडिया है मतलब वो अपने को देखना पड़ेगा म्यूनसिपालिटी के एरिया में, म्यूनसिपालिटी के एरिया फिर कैंटोनमेंट बोर्ड देखना पड़ेगा, उसका पॉपुलेशन अगर 10,000 से ज़्यादा है और म्यूनसिपालिटी के एरिया में 10,000 से ज़्यादा है और म्यूनसिपालिटी के एरिया में अपनी लैंड है, म्यूनसिपालिटी के एरिया में अपनी लैंड है तो अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी, वो अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी और अपना कैपिटल असेट बन जाएगा, वो अपना कैपिटल असेट बन जाएगा। अब जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है पर 1 लाख तक है, 1 लाख तक है, या क्या बोल रहे थे अपन 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है और मतलब यहाँ पे समझो मेरी बात समझो, ये अगर म्यूनसिपालिटी का एरिया है, पॉपुलेशन जो है 9,000 है, पॉपुलेशन 9,000 है और यहाँ पे मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, तो क्या ये मेरी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बनेगी या रूरल एग्रीकल्चर लैंड बनेगी? अरे भाई क्या लिखा है पहले, अगर 10,000 से ऊपर का पॉपुलेशन है, 10,000 से ऊपर का पॉपुलेशन है तो ही ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बनेगी। अब यहाँ पे 10,000 से ऊपर है क्या पॉपुलेशन, नहीं 9,000 ही, तो ये जो लैंड है, 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 ये अपनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड बनेगी और ये अपना कैपिटल असेट नहीं बनेगा, ये अपना कैपिटल असेट नहीं बनेगा, ये अपना कैपिटल असेट नहीं बनेगा। पर अगर ये पॉपुलेशन 11,000 है, समझो ये पॉपुलेशन 11,000 है, 10,000 से ऊपर है, 10,000 से ऊपर है, तो ये अगर एरिया में, ये कैंटोनमेंट बोर्ड में, म्यूनसिपालिटी में अगर अपनी लैंड है 10,000 से ऊपर का उसका पॉपुलेशन है, तो ये जो लैंड है वो मेरी कैपिटल असेट बन जाएंगी, ये जो लैंड है मेरी कैपिटल असेट बन जाएंगी, ये जो लैंड है मेरी कैपिटल असेट बन जाएंगी। अब 10,000 से ऊपर चला गया पॉपुलेशन, 10,000 से ऊपर चला गया पॉपुलेशन और पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख तक है, पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख तक है, तो इसके अंदर जो म्यूनसिपालिटी एरिया के अंदर की जो लैंड है तो ऑब्वियस है वो तो मेरी एग्रीकल्चर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड तो बनने ही वाली है, वो तो ऑब्वियस है मेरा अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बनने वाला है। पर इस एरिया से अपने को जाना है 2 किलोमीटर दूर, इस एरिया से जाना है अपने को 2 किलोमीटर दूर और 2 किलोमीटर दूर के एरिया में भी अगर अपनी कोई लैंड रही, 2 किलोमीटर एरिया में अपनी कोई लैंड रही तो ये जो लैंड बन जाएंगी ये अपनी बन जाएंगी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ये अपनी लैंड बन जाएंगी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड और उसके साथ साथ अपनी बन जाएंगी कैपिटल असेट, उसी के साथ साथ अपना ये बन जाएगा कैपिटल असेट। मतलब 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन है, अगर कोई म्यूनसिपालिटी का एरिया है उसमें पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है और वो म्यूनसिपालिटी के एरिया में अपनी कोई लैंड है, अपनी कोई लैंड है एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो ऑब्वियस से अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड तो बन ही जाने वाली क्योंकि वो एरिया में है और पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है। अब वो एरिया अपने को छोड़ देना है, अगर 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन है पर 1 लाख तक पॉपुलेशन है, 10,000 से ऊपर पॉपुलेशन है पर 1 लाख तक पॉपुलेशन है, तो अपने को 2 किलोमीटर दूर जाना है,
2 किलोमीटर दूर जाना है, और 2 किलोमीटर दूर भी कोई लैंड रही तो उसको भी हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलने वाले हैं। अब समझो, ये जो पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है ये अपनी 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। ये जो पॉपुलेशन है ये अपनी 1 लाख से 10 लाख के बीच में, समझो 5 लाख पॉपुलेशन है, 5 लाख पॉपुलेशन है। ये म्यूनसिपालिटी एरिया की जो पॉपुलेशन है, ये जो म्यूनसिपालिटी एरिया है उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 5 लाख। तो बीच में वाली जो लैंड है वो तो ऑब्वियसली 10,000 से ऊपर जा रहा है, अपनी म्यूनसिपालिटी का एरिया जो है उसका पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर जा रहा है, तो ये अपना एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगा। अब अपनी 1 लाख से ऊपर जा रही, 1 लाख से ऊपर जा रही पर 10 लाख तक है, 1 लाख से ऊपर जा रही पॉपुलेशन पर 10 लाख तक है, तो अपने को यहाँ से जाना पड़ेगा 6 किलोमीटर दूर, यहाँ से अपने को जाना पड़ेगा 6 किलोमीटर दूर, 6 किलोमीटर दूर। और 6 किलोमीटर के एरिया में जो भी लैंड है अपनी, 6 किलोमीटर के एरिया में जो भी लैंड है अपनी, वो बन जाएंगी अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अब 6 किलोमीटर की बाहर जो लैंड है, 6 किलोमीटर की बाहर जो लैंड है वो रूरल बन जाएंगी अपनी, वो अपनी रूरल बन जाएंगी, वो अपनी रूरल बन जाएंगी। पर 6 किलोमीटर के अंदर है, मतलब पॉपुलेशन जो है 1 लाख से 10 लाख के अंदर है वो म्यूनिसिपल एरिया का, और जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख तक है, मतलब 1 लाख से लेके 10 लाख तक है, तो अपने को वो म्यूनिसिपालिटी के एरिया का अंदर जो लैंड है वो तो अपना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बनने ही वाला है, पर वो एरिया एरिया छोड़ के अपने को 6 किलोमीटर दूर जाना है, और 6 किलोमीटर दूर जाके अपने को देखना पड़ेगा 6 किलोमीटर तक कोई लैंड है क्या। तो 6 किलोमीटर तक जो भी लैंड रहेंगी अपनी, वो अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी और अपना कैपिटल असेट बन जाएगा, वो अपना कैपिटल असेट बन जाएगा। समझ आया? अब ये म्यूनसिपालिटी का पॉपुलेशन जो है ना वो 15 लाख है, वो 15 लाख है, मतलब 10 लाख से अपना पॉपुलेशन क्रॉस हो चुका है, 10 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। ये म्यूनसिपालिटी के एरिया का पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है। तो ये जो लैंड है ऑब्वियसली बात है ये तो अपनी एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड रहने वाली है, और ये अपना कैपिटल असेट में आ जाएगा। पर 10 लाख से ऊपर जाने के बाद अपने को और दूर जाना है, कितना जाना है? 8 किलोमीटर तक दूर जाना है, 8 किलोमीटर तक दूर जाना है। और 8 किलोमीटर के अंदर जो भी लैंड रही अपनी, 8 किलोमीटर के अंदर जो भी लैंड रही अपनी, वो अपनी बन जाएंगी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। और ये अपना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बनने के बाद ये अपना कैपिटल असेट बन जाएगा। उसके साथ साथ उसके बाहर की जो लैंड है, उसके बाहर की जो लैंड है वो अपनी रूरल रहेंगी, वो अपनी रूरल रहेंगी। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कब रहेंगी? 8 किलोमीटर के बाद अगर कोई लैंड रही तो वो रूरल बन जाएंगी, वो अपनी रूरल बन जाएंगी। पर 8 किलोमीटर के अंदर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, और 8 किलोमीटर देखना है अपने को, 8 किलोमीटर तक देखना है। तो ये समझ में आया अपने को? ये समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये एरिया है, पॉपुलेशन है ना 15 लाख है, पॉपुलेशन जो है 15 लाख है, पॉपुलेशन 15 लाख है, और अपनी लैंड है ना, अपनी लैंड यहाँ पे, यहाँ पे, अब यहाँ पे जो लैंड है ना, ये एरिया है अपना, ये एरिया से अब 15 लाख है, तो अपने को 8 किलोमीटर देखना है, 8 किलोमीटर देखना है। पर यहाँ से जो रास्ता है ना वो ऐसे घूम के जाता है, घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के ऐसे 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 ही है, और यहाँ पे अपन आते हैं ऐसे ऐसे घूम के, और ये 8 किलोमीटर ना होके है ना, ये 25 किलोमीटर है, ये पूरा 25 किलोमीटर है। मतलब म्यूनसिपालिटी से एरिया में से अपने को 8 किलोमीटर तक जाना है, और 8 किलोमीटर ना जाके ये 25 किलोमीटर तक है। तो आप बोलोगे ये रूरल बन जाएगा अपना, खुद को थप्पड़ मार लेने का ऐसे टाइम। अरे भाई गवार इंसान, तू सीए बन रहा है, अपन कभी भी 8 किलोमीटर ऐसे दिखेंगे क्या? अपने को देखना पड़ेगा एरियली, एरियली हवे से, हवे से देखना पड़ेगा अपने को, उड़ता हुआ, उड़ता। तो अपने को एरियल देखना पड़ेगा कि ये एरियली जो है 8 किलोमीटर के अंदर आ रहा है क्या, एरियली जो है वो 8 किलोमीटर के अंदर आ रहा है क्या, ना कि रोड से जाते टाइम कितना डिस्टेंस दिख रहा है वो देखने का।
तो अपने को देखना पड़ेगा एरियली। एरियली अगर 8 किलोमीटर के अंदर है, मतलब म्यूनसिपालिटी का अगर पॉपुलेशन जो है 15 लाख है, मतलब 10 लाख से ज्यादा है, और एरियली उस एरिया के मतलब म्यूनसिपालिटी के एरिया के बाहर 8 किलोमीटर तक जाना है अपने को एरियली, और उधर जितने भी लैंड रहे, जितना भी लैंड रहा, वो अपना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगा और अपना कैपिटल असेट बन जाएगा। वो अपना कैपिटल असेट बन जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो ये रही अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन। इसके सिवा जो भी कोई लैंड रहे वो अपनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी। इसके सिवा कोई भी अपनी लैंड रही तो अपनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मेरी एक लैंड जो है, मेरी एक लैंड में है ना दुबई, दुबई में मेरी लैंड है, एग्रीकल्चर, फुल एग्रीकल्चर है रे भाई, पूरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है। दुबई में लैंड ही नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, फिर भी समझ लो मैं वहां पे खजूर है, खजूर के पेड़ है मेरे, खजूर के पेड़ है मेरे, दुबई में एग्रीकल्चर लैंड है, पूरी हरी भरी खजूर। क्या है, कुछ भी बोलते हो? अरे मेरा एग्जाम्पल, मेरी मर्जी, तुम कौन? दुबई में लैंड है, हाँ, मैं वहां पे गेहूं का प्रोडक्शन ले रहा हूँ, तुमको क्या? मेरा एग्जाम्पल, मेरे लेक्चर, मैं कुछ भी एग्जाम्पल लूँ। तो यहाँ पे दुबई में जो लैंड है मेरी, वहां पे पूरी हरी भरी लैंड है, गेहूं का प्रोडक्शन ले रहा मैं। क्या ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, क्या ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, मैं यहाँ पे इंडिया में बैठा हूँ, आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, और आप मेरे लेक्चर लाइक नहीं कर रहे, ना सब्सक्राइब कर रहे चैनल, ना कमेंट कर रहे अच्छे अच्छे। तो देखो, ये मेरी दुबई की लैंड है, ये मेरी दुबई की लैंड है, मैं इंडिया में बैठा हूँ। तो क्या ये एग्रीकल्चर लैंड जो है वो दुबई में है? क्या मेरी एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बनेगी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बनेगी? क्या ये मेरा कैपिटल असेट बनेगा या नहीं बनेगा? सोचो जरा, क्या ये मेरा एग्रीकल्चर असेट बनेगा या नहीं बनेगा? अरे बोलो तो लिखो, एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, कहाँ गया रे? एग्रीकल्चर लैंड situated, agriculture land situated outside India, agriculture land situated outside India is always capital assets। कोई भी लैंड इंडिया के बाहर सिचुएटेड, कोई भी लैंड इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो वो अपनी एग्रीकल्चर, वो अपनी कैपिटल असेट बन जाएंगी, वो अपनी कैपिटल असेट बन जाएंगी। समझ में आएंगे? समझ में आया क्या यहाँ तक? कुछ भी दिक्कत आपकी जिंदगी में यहाँ तक? नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे अपन? अरे सर कहाँ कहाँ घुमा रहे हो आज? अपन स्टार्टिंग में देखे थे कैपिटल गेन पढ़ रहे थे अपन, कैपिटल गेन से अपने को चार्जिंग सेक्शन पढ़ा अपन ने, चार्जिंग सेक्शन से अपन कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आ गए, कैपिटल असेट की डेफिनेशन से आप एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड में चले गए। बोलता हूँ, देखो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? कैपिटल असेट। कैपिटल असेट में कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी रहो, असेसी ने हेल्ड करके रहो, रखी हो, कनेक्टेड टू बिजनेस हो ना हो, कुछ भी लेन देना नहीं है उससे, वो अपना कैपिटल असेट बन जाएगा। कैपिटल असेट में एक्सक्लूड होने वाले क्या क्या एक्सक्लूड होने वाला है? स्टॉक इन ट्रेड एक्सक्लूड होने वाले, पर्सनल इफेक्ट एक्सक्लूड होने वाले, रूरल एग्रीकल्चर लैंड अपनी एक्सक्लूड होने वाली है। पर्सनल इफेक्ट के हमने कुछ एक्सेप्शंस देखे, मतलब ये जो सारी चीजें हैं, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये पर्सनल इफेक्ट के एक्सेप्शन से, मतलब ये अपने कैपिटल असेट माने जाएंगे, ये अपने कैपिटल असेट माने जाएंगे। उसके बाद में रूरल एग्रीकल्चर लैंड का डेफिनेशन देखा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का डेफिनेशन देखा हमने। अर्बन एग्रीकल्चर के लैंड के बाहर जो भी लैंड है वो अपनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी, वो अपनी रूरल एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी। तो अर्बन में कौन से आते हैं? एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, अपने को म्यूनसिपालिटी का जोन देखना है, म्यूनसिपालिटी का और कैंटनमेंट बोर्ड का जोन देखना है, और उसमें जो पॉपुलेशन है वो देखनी है अपने को। अगर 10,000 से ऊपर है, अगर 10,000 से ऊपर है तो म्यूनसिपालिटी के एरिया में जितने भी लैंड है, जितनी भी लैंड है, वो अपनी एग्रीकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी। अगर पॉपुलेशन जो 10 लाख से ऊपर है पर 1 लाख तक है, अपने को म्यूनसिपालिटी के एरिया के बाहर 2 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। 1 लाख से लेके 10 लाख तक है म्यूनसिपालिटी का पॉपुलेशन, तो अपने को वो म्यूनसिपालिटी का जोन छोड़ के 6 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा।
अगर 10 लाख से ऊपर है, म्यूनसिपालिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, तो म्यूनसिपालिटी का एरिया छोड़ के अपने को 8 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा, और 8 किलोमीटर के अंदर जितने भी लैंड है वो अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी, वो अपनी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगी। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया यहाँ तक? तो देखो, अब हो गया अपना अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये हो गया अपना यहाँ पे खत्म। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सेप्शन का, स्पेसिफाइड बॉन्ड। स्पेसिफाइड बॉन्ड, स्पेसिफाइड बॉन्ड कौन से स्पेसिफाइड बॉन्ड है सर? बता दो एक बार। अरे बता रहा हूँ बालक, रुको जरा, सबर करो। स्पेसिफाइड बॉन्ड, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स, सबसे पहला बॉन्ड 6.5 गोल्ड बॉन्ड। सर ये कैसे बॉन्ड है? अरे भाई ये गवर्नमेंट ने इशू करके रखे, मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं इधर, मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है, जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है अपने को। देखो ये हो गया गोल्ड, उसके बाद में गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999। उसके बाद में नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, और फोर्थ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये क्या है सर, नया नया कुछ तो भी नया पढ़ा रहे आज आप? अरे अभी तो शुरुआत है कैपिटल गेन की। तो देखो स्पेसिफाइड बॉन्ड में क्या कौन से बॉन्ड आते हैं? गवर्नमेंट के बॉन्ड। जो भी बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करता है, बॉन्ड क्या होते हैं अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने, लाइक ए डिवेंचर्स, लाइक ए डिवेंचर्स, बॉन्ड इशू करते हैं गवर्नमेंट। जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड जो है वो अपने कैपिटल असेट में नहीं आते, वो अपने कैपिटल असेट में नहीं आते। मतलब अगर आपने बॉन्ड लिए और वो बॉन्ड मैंने किसी को बेच दिया, वो बॉन्ड मैंने किसी को बेच दिया, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आने वाला है, उसके ऊपर अपना कैपिटल गेन नहीं आने वाला है। उसके बाद में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। अपने सिलेबस के हिसाब से कुछ काम का नहीं है, पर आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग दुनिया में कैसे काम करते हैं दुनिया अपनी, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की इस लेक्चर के माध्यम से कोशिश करता हूँ कभी कभी। तो लाइक कर देना वीडियो, आपको समझ में आ गया तो देखो मैं, मेरे पास पड़ा है 5 kg गोल्ड, ये गोल्ड है, ये मेरे पास 5 kg गोल्ड पड़ा है। अरे बहुत पैसा है अपने पास, बहुत अंधा पैसा है, अंधा। ये है मेरा 5 kg का गोल्ड। अब 5 kg गोल्ड पड़ा है मेरे पास, ओके। अब मैं क्या करूंगा, ये गोल्ड एक तो घर में रखूंगा, घर में किधर तो भी छुपा के रखूंगा, या फिर बैंक में जाके लॉकर में रख दूंगा, ओके। इसके सिवा मैं किधर रखने वाला हूँ क्या गोल्ड? नहीं। जो भी एप्रिसिएशन होने वाला है रेट में, जो भी इसके रेट बढ़ने वाले हैं उसका मुझे फायदा मिलने वाला है, बस ओके। इसके सिवा और कुछ फायदा मिलने वाला है मुझे ये गोल्ड रखे? नहीं, कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला। अब गवर्नमेंट ने निकाली एक स्कीम, ये कुछ सालों पहले, मतलब 98 99 में, 1998 1999 में कुछ समय के लिए चालू की थी, उसके बाद में बंद हो गई। उसके बाद में उसका पुनर्जन्म हुआ अरुण जेटली जब अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये स्कीम फिर से लॉन्च कर दी, उन्होंने ये स्कीम फिर से लॉन्च कर दी थी। तो उसके बारे में थोड़ा अपन डिस्कस कर लेते। तो ये मेरे पास 5 लाख का 5 लाख में कितना गोल्ड आने वाला है? 5 किलो गोल्ड पड़ा है, 5 किलो गोल्ड पड़ा है। अब 5 किलो गोल्ड पड़ा है तो मैं एप्रिसिएशन का ही बेनिफिट ले सकता हूँ, मतलब जितना भाव बढ़ रहा है उसका मार्केट में, वो कभी जाके मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो ये मार्केट में जाऊंगा, बेचूंगा और मुझे पैसे आएंगे। बस इतना ही काम है मैं रखे। अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, इसके बारे में मुझे पता चला। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे तो पता चला ये स्कीम के बारे में। अब ये स्कीम में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली
समझो एक क्या करो आप, ये जो गोल्ड है, ये जो गोल्ड है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये जो गोल्ड है आप हमारे पास लाके रख दो, आप हमारे पास लाके रखो। मैं गया, ये गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट के पास चला गया मैं, ये यहाँ पे मैं खड़ा, यहाँ पे मैं खड़ा, देखो यहाँ पे मैं खड़ा। अब गवर्नमेंट को बोला मैंने, हाँ भाई मैंने गोल्ड लाया, मैंने गोल्ड लाया, आपको दिया, मेरा क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, बराबर है ना भाई। अब गोल्ड तो घर पे भी रख रहा हूँ मैं, घर पे भी गोल्ड रख रहा हूँ, तो उस पर एप्रिसिएशन तो हो रहा है, पर गवर्नमेंट के पास रख के मेरा क्या फायदा। घर में मैं सेफ रखूंगा पर गवर्नमेंट को देखिए क्या फायदा। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मैं ये जो गोल्ड है, ये जो 5 kg गोल्ड है, ये 5 kg की गोल्ड के बदले में ना एक सर्टिफिकेट इशू करूंगा, एक सर्टिफिकेट इशू करूंगा। सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा कि ये 5 kg गोल्ड के आप मालिक हो, ये 5 kg गोल्ड के आप मालिक हो। मैं बोल दिया हाँ, मैं मुझे पता ये तो मेरा ही गोल्ड है, मैं तो मालिक रहने ही वाला हूँ, ये आपको बस दे रहा हूँ मैं। ओके, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मैं इसके बदले में आपको एक 1% इंटरेस्ट दे दूंगा, मतलब 0.25 से चालू होता है वो, 0.25% से 1% तक मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। गवर्नमेंट ने बोला मुझे, क्या बोला कि 0.25 से 0.1% तक आपको इंटरेस्ट दूंगा। मैं बोला साला इतना कम इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने बोला देख भाई तू वैसे भी घर में रखे, तेरे को क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो एप्रिसिएशन होने वाला है, उसके रेट बढ़ने वाले हैं, तो ये जो 1% हम तुझे इंटरेस्ट देने वाले हैं वो वैसे भी तेरा फायदा ही है, वैसे भी तेरा फायदा ही है। अब वैसे भी रख के तुझे बैंक में रख दिया, लॉकर में रख दिया, तो उसका कुछ इंटरेस्ट तो मिलने नहीं वाला, हमको दे दे, हम तुझे 1% तो भी इंटरेस्ट देने वाले हैं। तेरा पेट्रोल का 1 साल का खर्चा तो निकल जाएगा, पेट्रोल का 1 साल का खर्चा तो निकल जाएगा, 1 महीने का तो खर्चा निकल जाएगा, 1 साल का नहीं निकला तो भी। मैंने बोला हाँ बात तो सही है, मैंने बोला बात तो सही है। अब ये सर्टिफिकेट मिल गया मुझे और मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, मतलब समझ लो ये 2 साल 5 साल जितने साल के लिए भी आप लॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो अब मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है और मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। अब मुझे चाहिए पैसा, अब मुझे चाहिए पैसा। मेरा गोल्ड का है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट क्या करते हैं, ऑथोराइज बैंक्स होते हैं, समझो एसबीआई। मैं एसबीआई के पास गया, वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत मैंने उनको ये मेरा सोना दे दिया, मैंने उनको सोना दे दिया, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया और आप ये सोने के मालिक हो, जब चाहे आप उसको रिडीम कर सकते हैं, मतलब जो पीरियड है उसमें आप कभी भी पीरियड खत्म होने के बाद इसको आप लेके जा सकते हो, ये गोल्ड लेके जा सकते हो, या फिर गोल्ड के बदले में जो अमाउंट आपको मिलने वाला है, मतलब जो मार्केट रेट रहने वाला है उस दिन का, मतलब आज गोल्ड का समझो 1.5 लाख रुपए तोला भाव चल रहा है, मतलब 10 ग्राम जो रेट है, 10 ग्राम का रेट अभी 1.5 लाख चल रहा है, अप्रोक्स 1.5 लाख चल रहा है। तो समझो मैंने 5 लाख की 5 ईयर के लिए लॉक कर दिया, 5 ईयर के लिए लॉक कर दिया, और सब समझो 2.5 लाख रेट हो गया, 2.5 लाख नहीं ज्यादा हो जाएगा, पर समझो 2.5 लाख रेट हो गया अभी उसका। अब 5 ईयर बाद 2.5 लाख रुपए रेट हो गया उसका, तो 5 किलो के लिए मुझे एक तो 2.5 लाख के हिसाब से मुझे वो पैसे दे देंगे, या फिर 5 किलो मेरा गोल्ड मुझे वापस कर देंगे, 5 किलो गोल्ड मुझे वापस कर देंगे, और उसके साथ साथ मुझे इंटरेस्ट तो मिलने ही वाला है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट तो मिलने ही वाला है। ये होता है ये स्कीम में, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में ये होता है अपना बॉन्ड अलग, गोल्ड मोनेटाइजेशन गोल्ड डिपॉजिट स्कीम अलग, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम अलग। अब ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफिकेट है ये मैं किसी को बेच सकता हूँ। कोई बंदा है, समझो क्या है नाम, सुमित, सुमित बंदा है, सुमित को मैंने ये सर्टिफिकेट बेच दिया, सुमित को मैंने ये सर्टिफिकेट बेच दिया, तो ये सर्टिफिकेट के बदले में मुझे वो पैसे देगा, तो इसको भी हम कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूड कर दिया है डेफिनेशन से, क्योंकि ये एक्सक्लूड कर दिया है डेफिनेशन से, इसको अपन कैपिटल असेट नहीं मानेंगे, इसको अपन कैपिटल असेट नहीं मानेंगे। समझ में आया क्या? अब सर इसको गवर्नमेंट क्या क्या फायदा होगा, कुछ एडिशनल देना चाहिए ना, अब यूट्यूब पे दे रहा हूँ मैं आपको लेक्चर, तो कुछ एडिशनल चीजें बताऊंगा ही। अब इसमें क्या फायदा होगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो सारा गोल्ड है, ये जो सारा गोल्ड है, ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट में प्लेस कर देते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में। तो इनके जो इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने ये गोल्ड दे दिया, मतलब एज अ लोन चाहिए, फिर गोल्ड दे दिया, उसके बदले में पैसे मिल गए, उसके बदले में इंटरेस्ट दे रहे हैं उनको, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को गोल्ड देने के बाद ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से होती है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, अपने लिए इतना ही काम का, अपने लिए इतना ही काम का।
ओके, समझ में आ गया। तो गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, जो बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट के, ये सारे अपने लिए मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको समझना चाहिए कि अभी दुनिया में कैसे काम करते हैं लोग, दुनिया कैसी चलती है ये सारी स्कीम्स में। इसकी वजह से मैंने आपको ये बता दिया, इसकी वजह से मैंने आपको ये बता दिया। तो देखो अपन कहा थे कैपिटल असेट में। कैपिटल असेट में आपने क्या देखा? सबसे पहले अपन ने देखा प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। उसमें से एक्सक्लूड कर देना है आपने को स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और स्पेसिफाइड बॉन्ड। ये सारी चीजें आपने को एक्सक्लूड कर देनी है, ये सारी चीजें अपन ने एक्सक्लूड कर देने की है। पर्सनल इफेक्ट का एक्सक्लूड कर देने का है ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, एनी वर्क ऑफ आर्ट। ये तो अपना बन जाएगा कैपिटल असेट। यहाँ तक समझ में आ गया? अब लिखो कैपिटल असेट में अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं डिफिनेशन में, 2 पॉइंट बचे छोटे छोटे, वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसको डेकोरेशन कर लेते हैं। किसी का कुछ लिखना बाकी होगा, स्किप हो गया होगा, तो एक बार फटाफट लिख लो, एक बार फटाफट लिख लो अभी। एक्सक्लूड ओके। देखो अब कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट में सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। सेकंड पॉइंट अब पढ़ने वाले हैं अपन कैपिटल एसेट में जो आता है। सर अब तक फर्स्ट ही पॉइंट चल रहा था। हाँ बेटा, अब तक फर्स्ट ही पॉइंट पढ़ रहे थे। अब सेकंड पॉइंट है अपना, सेकंड और थर्ड इजी, कुछ ज्यादा है नहीं उसमें। ये फर्स्ट ही पॉइंट अपना समझने लायक था। एनी सिक्योरिटी held by FII, foreign institutional investors। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या फिर FPI भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय FII और FII which has invested which has invested which has invested in such security as per SEBI regulations, SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कोई भी प्रकार की सिक्योरिटीज होल्ड करके रखी होंगी FII और FPI ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने। अब मुझे एक बात बताओ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नीचे लिखता हूं, FII और FPI, ये जो सिक्योरिटीज परचेस कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, मतलब इनका सिक्योरिटीज खरीदना बेचना इनका काम है। सिक्योरिटी खरीदना बेचना इनका रोज का काम है। अब इनके लिए एक हिसाब से देखा जाए तो ये इनका PGBP इनकम बनना चाहिए ये इनका PGBP इनकम बनना चाहिए और ये स्टॉक आ जाएगा, ये इनके लिए स्टॉक आ जाएगा। अरे भले ही अपने लिए ये सिक्योरिटीज है, भले ही अपने लिए ये सिक्योरिटीज है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए ये उनका रोज का बिजनेस है। जिनके लिए ये रोज का बिजनेस है, तो उनके लिए तो ये स्टॉक इन ट्रेड हो गया, तो FII और FPI के लिए स्टॉक इन ट्रेड माना जा सकता था। पर इनको क्या हो रहा था, जो कैपिटल गेन के जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिल रहे थे।
तो इनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम हो गया था, कुछ हद तक यहाँ पे कम हो गया था। पीजीबीपी में रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा आ रहे थे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़्यादा हो रहा था पीजीबीपी में। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एफआईआई और एफपीआई ने जो भी, अब एफआईआई और एफपीआई जो है वो गवर्नमेंट के नोटिफाइड होने चाहिए, मतलब उनको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी देनी चाहिए कि आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से। तो एफआईआई ने जो भी पैसा अपने सिक्योरिटी मार्केट में लगा के रखा है, उसमें से जो भी उनको प्रॉफिट हुआ उसका जो है उनको कैपिटल गेन में इनकम कंसिडर करना पड़ेगा, ना कि पीजीबीपी में। एक हिसाब से देखा जाए तो ये इनका है पीजीबीपी इनकम, ये इनका पीजीबीपी इनकम है, क्योंकि इनका स्टॉक जो है वो क्या रहने वाला है, सिक्योरिटी रहने वाला है। उसके सिवा कुछ इनका इनकम होने वाला है क्या? उसके सिवा कुछ भी इनका इनकम होने नहीं वाला है। पर गवर्नमेंट ने इसको क्या बोल दिया कि इसको अपन कैपिटल गेन में कंसिडर करने वाले हैं। समझ में आया? इसको अपन कैपिटल गेन में कंसिडर करने वाले हैं। तो कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड करके रखी होंगी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, तो उसको अपन कैपिटल असेट मानेंगे। समझ में आया? और लास्ट पॉइंट है अपना यहाँ पे कैपिटल असेट में जो आता है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता है ऐसे, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? यूलिप म्यूचुअल फंड सुने होंगे आपने, हाँ सुने हैं सर। अब यूलिप एक प्रकार का म्यूचुअल फंड ही ऐसे समझ लो। यूलिप में आपने जितने भी पैसे डाले, यूलिप में क्या होता है, ये जो पैसा है ये आधा इंश्योरेंस में चला जाता है अपना, और आधा इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब मुझे रिस्क नहीं लेनी भाई, तो मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूँ। म्यूचुअल फंड में पूरा डाइवर्सिफाई कर देते जो भी उनका पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई कर देते, और उससे अपने को इनकम आने वाला है। अब मुझे उससे भी कम रिस्क लेना है, मतलब पहले अपने सिक्योरिटी मार्केट में डाल दिया पैसा, उसमें बहुत सारे रिस्क है, ओके। अब मुझे रिस्क कम लेना है, मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया है थोड़ा उनका पोर्टफोलियो। तो जहां भी पैसे डालेंगे अपन, तो अपने को दिख जाएगा कि इनका जो पोर्टफोलियो वो ऐसे वैसे है, इस इंडस्ट्री में इतना पैसा डाल के रखा है उन्होंने। अब मुझे उससे भी कम रिस्क लेना है, तो मैं यूलिप में पैसा डालूंगा। यूलिप में क्या होता है, कुछ पैसा जो है आपका वो अपना जाता है इंश्योरेंस में। क्या हो गया इसको, कुछ पैसा जो है अपना वो जाता है इंश्योरेंस में, और कुछ पैसा जाता है अपना इन्वेस्टमेंट में, कुछ पैसा जाता है अपना इंश्योरेंस में, और कुछ पैसा जाता है अपना इन्वेस्टमेंट में। कुछ पैसा जाता है अपने इन्वेस्टमेंट में, ये होता है यूलिप। अब यूलिप में जो भी पैसा अपन ने डाला है, यूलिप के जो भी पैसे, यूलिप को अपने को कैपिटल असेट कंसिडर करना है। पर यूलिप को कैपिटल असेट कब कंसिडर करना है, अगर यूलिप का जो प्रीमियम है ना वो 2.5 लाख से ऊपर चला गया। यूलिप का जो प्रीमियम है ना वो 2.5 लाख से अगर ऊपर चला गया। सर आप ये चीजें लिख के क्यों नहीं दे रहे? मैं एक बात बताऊं क्या, ये जो सारी चीजें है ना, कुछ कुछ अभी जो बता रहा हूं मैं, ये शायद आपके एग्जाम के लिए इतनी रिलेवेंट है नहीं, या फिर अब ये जो 2.5 लाख का पॉइंट है ये आप सीए फाइनल में पढ़ने वाला, तो इसके वजह से मैं आपको लिख के नहीं दे रहा, पर आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है, क्योंकि इनके बिना अपने को ये सारी जो कंसेप्ट है ये अपने को समझ में नहीं आ सकते। अब यूलिप क्या होता है ये मैंने आपको बताया नहीं, तो आपको समझ में कैसे आएगा? सर ये कैपिटल असेट में कब आएगा, ये मैंने आपको बताया नहीं, होता है 2.5 लाख की इसकी लिमिट है, तो मैं आपको समझ में ही कैसे आएगा? तो ये कुछ चीज़ें जिसका आपको बेस बनाना थोड़ा ज़रूरी होता है, इसके लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये जो है यूलिप का जो प्रीमियम है वो 2.5 लाख से ऊपर ऊपर रहा, 2.5 लाख से अगर ऊपर रहा तो उसको अपन कैपिटल असेट कंसिडर करेंगे। पर 2.5 लाख से अगर नीचे उसका प्रीमियम रहा, 2.5 लाख से अगर नीचे उसका प्रीमियम रहेगा तो उसको अपन कैपिटल असेट कंसिडर नहीं करते,
उसको अपन कैपिटल असेट कंसीडर नहीं करते। तो ऊपर तो लिखा है सर कि कैपिटल असेट कंसीडर करो, हाँ मॉड्यूल में सीए इंटर के मॉड्यूल में लिख के रखा है उन्होंने कि कैपिटल असेट कंसीडर करो, और बाकी का जो उसका रामायण महाभारत है वो अपन सीए फाइनल में पढ़ने वाला है, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा है कि जो यूलिप है उसको अपन कैपिटल असेट कंसीडर करते हैं, यूलिप को अपन कैपिटल असेट कंसीडर करते हैं, यहाँ पे लिखो यूलिप शॉर्ट में, और इसको अपन पढ़ने वाले हैं सीए फाइनल में, सीए फाइनल में। तो जल्दी पास हो जाओ, यूलिप पढ़ना है तो फाइनल में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ये अपनी हो गई कैपिटल असेट की डेफिनेशन खत्म, ये अपनी हो गई कैपिटल असेट की डेफिनेशन खत्म। तो यहाँ पे इसको डेकोरेशन कर लेते थोड़ा भी। तो देखो कैपिटल असेट का पूरा डेफिनेशन यहाँ पे अपना होता है खत्म। समझ में आया क्या? अरे बोलो समझ में आया क्या? चलो अब बढ़ते अपन आगे, अब बढ़ते अपन आगे। मैंने अभी क्या बोला था आपको, चार्जिंग सेशन पढ़ाते समय आपको दो चीजें सबसे पहले पढ़नी है, दो चीजें अपने को सबसे पहले पढ़नी है, एक तो ट्रांसफर का डेफिनेशन और एक तो कैपिटल असेट का डेफिनेशन। एक तो अपने को पढ़ना है ट्रांसफर का डेफिनेशन और दूसरा पढ़ना है अपने को कैपिटल असेट का डेफिनेशन। समझ में आया क्या? अब अपना कैपिटल असेट का तो यहाँ पे हो गया खत्म। अब अपन पढ़ने वाले ट्रांसफर का डेफिनेशन, अब अपन पढ़ने वाले ट्रांसफर का डेफिनेशन। तो चलो लिखो हेडिंग। सर आज अभी भी पढ़ा रहे हो आप? 1 घंटा हो चुका है। हाँ आज मेरे पास बहुत टाइम है, तो आप पढ़ लो अभी, क्योंकि अपना सिलेबस अच्छा खासा बचा है और अपने को जल्दी जल्दी खत्म भी करना है। तो जितना टाइम मुझे मिल रहा है उसके हिसाब से मैं अभी प्लान कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके वो बढ़ाने का, एक्सटेंड करूँ लेक्चर। आप टुकड़ों टुकड़ों में देख सकते हो, आपकी इच्छा। ट्रांसफर सेक्शन नंबर 247 ट्रांसफर। तो ट्रांसफर, ट्रांसफर में चलो एक एग्जांपल, शीला मुन्नी, शीला ने मुन्नी को एक घर बेच दिया, एक घर बेच दिया। अब शीला ने मुन्नी को एक घर बेच दिया, तो मुन्नी ने उसको दिए पैसे 50 लाख रुपए। ओके डील खत्म, कैपिटल गेन अराइज। हाँ इसको ट्रांसफर बोलते हैं। सर इसमें सिखाने जैसा क्या था? अरे मैं बोल रहा हूँ रे, अरे रुको, ये रहा एक एग्जांपल, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। मुन्नी बोली मेरे पास पैसे नहीं है, मुन्नी बोली मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे इसके बदले में 5 kg गोल्ड देती हूँ, 5 kg गोल्ड देती हूँ, चलेगा क्या? चलेगा क्या? शीला बोली ओके, शीला बोली ओके। तो यहाँ पे क्या ये बेचने का सौदा हुआ या बार्टर एक्सचेंज हुआ है? सर यहाँ पे तो बार्टर एक्सचेंज हुआ है, मतलब घर गया और सोना है शीला के पास, मुन्नी के पास घर आया सोना गया, यहाँ पे बार्टर एक्सचेंज हुआ। ओके क्या ये ट्रांसफर है? हाँ ये भी ट्रांसफर है। तो ट्रांसफर में क्या क्या आ गया? सबसे पहले अपना आ गया सेल एक्सचेंज। अब मुझे बताओ ये सेल का कंसिडरेशन, अपन जो भी कंसिडरेशन लेने वाले हैं, मतलब अपन नॉर्मल अगर लेमैन लैंग्वेज में अपन देखें तो अपना प्रॉफिट कैसे निकालता है? सेल माइनस परचेस, ये जो रहा अपना प्रॉफिट रहता है, नेट प्रॉफिट अपन समझ लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रहता है यहाँ पे, नीचे नेट प्रॉफिट आता है, ये अपना नेट प्रॉफिट आ गया, सेल माइनस परचेस। अब यहाँ पे शीला के लिए सेल वैल्यू, सेल वैल्यू क्या है? सेल वैल्यू क्या है? 5 kg गोल्ड। अरे 5 kg गोल्ड में उसने बेचा ना, तो 5 kg गोल्ड का जो अमाउंट है उसका वो कंसिडरेशन है, उसका वो कंसिडरेशन है। और कॉस्ट क्या है? जो कॉस्ट रहेंगी ये घर की वो के। मुन्नी को घर मिला, तो मुन्नी के लिए घर जो है कंसिडरेशन हो गया,
मुन्नी के लिए ये जो घर है ये कंसिडरेशन हो गया, और उसका गया सोना, उसका गया सोना, तो सोना का अमाउंट जो है वो उसका परचेस हो जाएगा, सोने का अमाउंट उसका परचेस हो जाएगा, जो बचा है वो प्रॉफिट और लॉस, जो बचा है वो प्रॉफिट और लॉस। समझ में आया यहाँ तक? तो ये हो गया सेल, एक्सचेंज, सेल और एक्सचेंज। अब नेक्स्ट एग्जांपल, दोनों समझ गया, सेल और एक्सचेंज। मैं खुद, मैं एक फर्म में पार्टनर हूँ, मेरा एक फर्म है, मैं उसमें पार्टनर हूँ, समझो सुमित, विजय, राहुल, ये तीनों मेरे पार्टनर है, ये तीनों मेरे पार्टनर है। और ये गरीब गरीब लड़के हैं, कुछ भी पैसे नहीं, बेचारों के पास कुछ भी नहीं। अरे गरीब मेरे ही दोस्त है, पर कुछ भी पैसे नहीं, गरीब, बहुत गरीब, फुल नशे में रहते, बहुत गरीब। मेरी इनकी बहुत दया आती है, इनकी बहुत दया आती है मुझे, तो मैंने इनको गरीबी गरीबी में एक बिजनेस चालू करके दे दिया, एक गरीबी गरीबी में इनको एक बिजनेस चालू करके दे दिया। ये बिजनेस का बोर्ड है, यहाँ पे ये तीनों गरीब खड़े हैं, देखो शॉप में, मैंने इनको बिजनेस चालू कर दिया। अब बिजनेस चालू करने के लिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो दुकान है ना, मैंने उनको बोल दिया, अरे रख लो यार, तुम मेरे ही दोस्त, मेरे ही दोस्त हो, दोस्ती बहुत ही ज्यादा गहरी होंगी, तो मेरा ही खून है ये, मेरे ही दोस्त हो तुम। अब इनको मैंने ये जो शॉप है, इनको मैंने ये जो शॉप है ये दे दिया, अरे रख लो यार, मेरे ही खून है तुम, रख लो, ऐसे बोल के मजाक मजाक में मैंने ये शॉप उनको दे दी। अब ये तीनों यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, ये तीनों यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है, यहाँ पे मैंने जो है, ये इनको मैंने जो असेट है, मेरा कैपिटल असेट है, ये मैंने दे दिया इनको। क्या ये यहाँ पे ट्रांसफर है क्या? क्या ये यहाँ पे ट्रांसफर है क्या? समझो मैं भी पार्टनर हूँ, मतलब हम चारों पार्टनर है, यहाँ पे मैं हूँ, मैं दुकान पे आता जाता रहता हूँ, स्लीपिंग पार्टनर हूँ मैं, स्लीपिंग, ये देखो सोए हुआ, स्लीपिंग पार्टनर हूँ, तो मैं भी इन दुकान में आता जाता हूँ। तो ये मेरी पार्टनरशिप फर्म है, हम चार पार्टनर है, चार पार्टनर को ये जो एक दुकान है, ये जो एक दुकान है, अब पार्टनरशिप फर्म रही तो पार्टनरशिप फर्म एक अलग एंटिटी रहेंगी। अरे पर्सन के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म अलग है, इंडिविजुअल अलग है, इंडिविजुअल अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है। तो हमने यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म बनाई है, तो पार्टनरशिप अलग है, तो मैंने यहाँ पे मेरा जो असेट है, मेरा जो दुकान है, ये मैंने पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर कर दिया, यहाँ मैंने पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर कर दिया। क्या ये कैपिटल गेन में आएगा क्या? द आंसर है यस, ये भी हम ट्रांसफर मानेंगे, पर इसको ट्रांसफर ना बोल के हम क्या नाम देंगे? रिलिंक्विशमेंट। सर नया वर्ड, हाँ, रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट मतलब क्या होता है? मैंने मेरा जो हक है, मेरा जो अधिकार है, वो मैंने छोड़ दिया, वो मैंने छोड़ दिया, तो रिलिंक्विश कर दिया मैंने वो राइट, रिलिंक्विश कर दिया। अब समझो हमने चारों मिलके एक दुकान लिया होता, चारों ने मिलके एक दुकान लिया होता, चारों ने मिलके एक दुकान लिया होता, और ये दुकान में मेरा भी हिस्सा है। अब मैंने पार्टनरशिप फर्म से, ये मैंने, अरे क्या हो रहा है, ये मैं हूं, अब मैंने पार्टनरशिप फर्म से मैंने निकलने का सोच लिया। अब मेरा जो हिस्सा है यहाँ पे, समझो इतना जो दुकान का मेरा हिस्सा है, मैं तोड़ के ले जाने वाले था, ये जो हिस्सा है ना, दीवार वगैरह, नीचे के फर्श वगैरह, फर्नीचर था यहाँ पे, मैं तोड़ के लेके जाने वाला था, इतना कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, 1/4 हिस्सा जो है वो मेरा। पर मैंने क्या सोचा, अब पार्टनरशिप से बाहर निकाल रहा हूँ, अरे गरीबों का भला हो जाएगा, मैंने ये हिस्सा यहाँ पे छोड़ दिया, ये हिस्सा मैंने यहीं पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने राइट जो है, मेरा खुद का जो राइट है वो मैंने छोड़ दिया, हाँ, मैंने मेरा खुद का राइट छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या हो गया, ये रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट हो गया। रिलिंक्विशमेंट मतलब मैंने खुद से मेरा जो राइट है, मैंने खुद से मेरा जो राइट है वो मैंने छोड़ दिया, मैंने खुद से मेरा जो राइट है वो छोड़ दिया। इसको अपन क्या बोलने वाले हैं? रिलिंक्विश। इसको क्या बोलने वाले हैं अपन? रिलिंक्विश। इससे ज्यादा वो बेटर एग्जांपल था समझने के लिए, मतलब यहाँ पे तो ठीक है, ये एज अ गिफ्ट वगैरह भी अपन कंसिडर कर सकते हैं, वो जो एग्जांपल था वो सही था, ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो यहाँ पे अपना, सेल, एक्सचेंज और
रिलिंक्विशमेंट, सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट। तो सबसे पहले ट्रांसफर में क्या आता है अपना, सेल आता है, एक्सचेंज आता है, रिलिंक्विशमेंट आता है। रिलिंक्विशमेंट मतलब क्या होता है, लिख लो एग्जांपल, लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में छोटा सा, पार्टनर ने कुछ प्रॉपर्टी जो है वो रिलिंक्विश असेट कर दिया, रिलिंक्विश असेट टू फर्म, रिलिंक्विश असेट टू फर्म। तो यहाँ पे जो है वो अपना हो गया है ट्रांसफर, वो हो गया अपना ट्रांसफर। अब नेक्स्ट लिखो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। सर क्या नए नए वर्ड सिखा रहे हो आज। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, ये क्या होता है। अब रिलिंक्विशमेंट मतलब खुद से, रिलिंक्विशमेंट मतलब खुद से, मैंने मेरा हिस्सा खुद से छोड़ा है, किसी के भरोसे मैंने छोड़ा क्या नहीं, मैंने खुद डिसाइड किया कि मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए तो ये आप रख लो, मुझे मेरा हिस्सा नहीं चाहिए तो ये आप रख लो, ये मैंने खुद बोला है। तो खुद से अगर हिस्सा मैंने छोड़ दिया, खुद से अगर मैंने हिस्सा छोड़ दिया तो इसको अपन बोलने हैं रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट मतलब क्या है, दूसरों के वजह से मुझे मेरा हिस्सा छोड़ना पड़ा, दूसरे के बोलने के वजह से मुझे मेरा हिस्सा छोड़ना पड़ा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना है कि दूसरे के वजह से मुझे मेरा हिस्सा छोड़ना पड़ रहा है, दूसरे के वजह से मुझे मेरा हिस्सा छोड़ना पड़ रहा है। तो उसमें क्या आता है, उसमें क्या आता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर मेरे पास शेयर्स है और रिडीम करने वाले हो, रिडीम करने वाले हो, रिडीम करने वाले हो, तो मुझे मेरा हिस्सा जो है वो निकाल दे रहे, मुझे हिस्सा जो है, मेरा हिस्सा जो है वहां से चला जा रहा है, पर किसी दूसरे के कहने पे मुझे वो हिस्सा जो है मेरा वो छोड़ना पड़ रहा है। तो इसको अपन बोलने वाले एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। तो लिखो एग्जांपल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इसको हम बोलने वाले हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। ये सड़क है, सड़क, सड़क, देखो ये रोड है, रोड, रोड ठीक से बनाते हैं अपन, ये देखो ये रोड है, इसमें ना ऐसे वाइट कलर, वाइट कलर आ जा भाई, वाइट, वाइट कलर कहीं भी नहीं है, हाँ ठीक है ये वाइट है, ये देखो ऐसे ये रोड है, रोड के बाजू, अरे हाईवे टच मेरा लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, अरे हाईवे टच एग्रीकल्चर लैंड है मेरा, एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ने सोच लिया कि ये जो रोड है, ये जो रोड है हमें बढ़ाना है, ऐसा लेना है यहाँ से और ये ऐसा लेना है यहाँ से, हमको ये रोड बनाना है। गवर्नमेंट आई मेरे पास, गवर्नमेंट आई मेरे पास और ये जो लैंड है ये मुझे दे दे, ठाकुर, ठाकुर तो नहीं हूँ मैं, पर ये जो लैंड है ये मुझे दे दे, गवर्नमेंट ने बोल दिया मुझे, मैंने बोला ओके पैसे दो, लैंड ले लो। अब गवर्नमेंट ने ये जो लैंड है ये एक्वायर करने के लिए मुझे पैसे दिए, मैंने बेची क्या ये लैंड, नहीं, मैंने बेची क्या लैंड किसी को नहीं, पर गवर्नमेंट ने ये एक्वायर कर ली, ये जो लैंड है ये गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। क्या ये मेरा ट्रांसफर है क्या, हाँ ऑब्वियसली बात है भाई, किसी और ने परचेस किया रहो या फिर गवर्नमेंट ने परचेस किया रहो, ये लैंड तो मेरी चली गई, उसके बदले में मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है, हाँ। तो ये जो लैंड है वो किसी भी लॉ में, किसी भी लॉ ने गवर्नमेंट ने या किसी और ने एक्वायर कर लिया हो, किसी भी लॉ में गवर्नमेंट ने या किसी और ने एक्वायर कर लिया हो, तो उसको अपन बोलने वाले हैं ट्रांसफर फॉर अवर कैपिटल गेन, उसको अपन बोलने वाले हैं ट्रांसफर। 3 लिखो कंपल्सरी
कंपल्सरी एक्विजिशन thereof under any law. कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ. इसको अपन क्या बोलने वाले? ट्रांसफर. इसको अपन क्या बोलने वाले? ट्रांसफर. मैं सीए बन गया. समझो आप सीए बन गए. आपके पापा ने आपको बहुत बड़ा ऑफिस बना के दिया. अरे बहुत 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 बड़ा, प्रैक्टिस में उतरने वाला बहुत बड़ा ऑफिस बना दिया. बिग 4 के कंपटीशन में आ गए आप. इतना बड़ा ऑफिस बना दिया आपने पापा ने आपको. अब आपका है ना प्रैक्टिस में मन नहीं लग रहा. अरे क्लाइंट पैसे नहीं दे रहे. फोन लगा के आप परेशान. ये सर पैसे, सर फीस बाकी है आपकी. कंप्लायंस तो बढ़ते ही जा रहे, इनकम टैक्स बढ़ते ही जा रहा है, न्यू इनकम टैक्स आ रहे, न्यू सर्कुलर्स आ रहे, जीएसटी में नया एक्ट आ गया, नया लॉ आ गया, फिर भी क्लाइंट पैसे देने नहीं दे रहे. अब ये तो मेरा कैपिटल असेट जो था, ये मेरा कैपिटल असेट जो है वो मैंने क्या कर लिया. अब मैंने सोच लिया कि सीए की जो डिग्री है ना, ये अपन अभी रख देते, अपने कबर्ड में रख देते और दूसरे बिजनेस में चले जाते. तो मैंने सोचा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है मेरे पास, क्या ये मैं बेच देता हूँ और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एंट्री मार लेता हूँ. ये मैं बेच के कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एंट्री मार लेता हूँ. तो अब ये जो कैपिटल असेट था मेरा, ये मेरा स्टॉक बन गया. कैपिटल असेट जो था मेरा, ये मेरा स्टॉक बन गया. अब कैपिटल असेट को मैंने स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया और ये स्टॉक अब मैं मार्केट में बेचने वाला हूँ. तो क्या यहाँ कैपिटल गेन अराइज हो रहा है? नहीं सर, स्टॉक बेच रहे हो तो यहाँ पे पीजीबीपी आएगा. सर यहाँ पे आप स्टॉक बेच रहे हो तो यहाँ पे पीजीबीपी आएगा. पर कैपिटल गेन को अपन ने स्टॉक में कंसिडर कर लिया, कैपिटल गेन को अपन ने स्टॉक में ट्रांसफर कर दिया. तो यहाँ अपना कैपिटल गेन आ जाएगा. यहाँ पे अपना कैपिटल गेन आ जाएगा क्योंकि अपन ने कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद अपन उसको बेचने वाले हैं. तो इस ट्रांजैक्शन में अपना कैपिटल गेन आने वाला है. समझ में आया क्या? इस ट्रांजैक्शन में अपना कैपिटल गेन आने वाला है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो अपना 4th. कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट into stock in trade. तो इसको अपन कैपिटल के इसको अपन ट्रांसफर के डेफिनेशन में इसको कंसीडर करेंगे. ट्रांसफर के डेफिनेशन में इसको अपन कंसीडर करने वाले हैं क्योंकि कैपिटल असेट अपना स्टॉक में जाएगा, स्टॉक से मार्केट में जाएगा. तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपन ने ये कैपिटल असेट बेचने के लिए निकाला है. तो कैपिटल असेट स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन. तो ये स्टॉक में जिस दिन कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, उस दिन अपने को इसका कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा और स्टॉक से जब मार्केट में बेच देंगे तब अपना पीजीबीपी आ जाएगा. अरे समझ में आया क्या ये? तो ये देखो 4 पॉइंट हो गया अपने. सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. 5th पॉइंट लिखो, मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ 0 कूपन बॉन्ड. मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ 0 कूपन बॉन्ड का जो मैच्योरिटी है, जो रिडम्पशन है, उसको भी अपन ट्रांसफर बोलने वाले हैं. मतलब जो 0 कूपन बॉन्ड है उसका मुझे इंटरेस्ट तो नहीं मिलने वाला है, पर मुझे रिडम्पशन के टाइम, मैच्योरिटी के टाइम उसके पैसे मिलने वाले हैं.
उसके पैसे मिलने वाले हैं, तो वो जो है अपना उसको ट्रांसफर ट्रीट किया जाएगा, उसको अपने को ट्रांसफर ट्रीट करना होगा। 6 पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको लेके चल रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में हमने डीम्ड ओनर का डेफिनेशन हमने एक पढ़ा था, चलो वही है अपन। डीम ओनर का हमने डेफिनेशन पढ़ा था। डीम्ड ओनर के केस में हमने देखा था यह इधर मोती ने मुन्ना को प्रॉपर्टी बेच दी। मोती ने मुन्ना को प्रॉपर्टी बेच दी और उसका सेल डीड बाकी है या फिर रजिस्ट्री बाकी है। रजिस्ट्री भी लिख लो यहाँ पे, सेल डीड बाकी है या फिर रजिस्ट्री पेंडिंग है। सेल डीड या फिर रजिस्ट्री। रजिस्ट्री मतलब गवर्नमेंट के पास होता है, सेल डीड मतलब फाइनल एग्रीमेंट होता है अब दोनों के बीच का, अपन ने प्रॉपर्टी बेच दी, और रजिस्ट्री मतलब गवर्नमेंट के पास तो या फिर सेल डीड बाकी या फिर रजिस्ट्री बाकी, ऐसा समझ लो आप। तो देखो मोती ने मुन्ना को प्रॉपर्टी बेच दी, मोती ने मुन्ना को प्रॉपर्टी बेच दी। मुन्ना ने पैसे दिए क्या मोती को? हाँ, मुन्ना ने पैसे दे दिए मोती को। क्या पोजीशन ट्रांसफर हो गया मुन्ना को? हाँ, पोजीशन ट्रांसफर हो गया मुन्ना को। अब मेरी एक बात समझो, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है समझो, अपन एग्जाम कैपिटल गेन में आ जाते हैं, अपने अपने कैपिटल गेन में आ जाते हैं। अब मोती ने मुन्ना को प्रॉपर्टी दी, मोती ने मुन्ना को प्रॉपर्टी दी। अब इसका कंसिडरेशन दे दिया उसने, समझो 50 करोड़ का कंसिडरेशन दे दिया, ओके। पोजीशन चला गया मुन्ना को, ओके। एग्रीमेंट टू सेल हो गया, ओके, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। पर सेल डीड या फिर रजिस्ट्री, सेल डीड या फिर रजिस्ट्री जो है वो बाकी। अब यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है पोजीशन वगैरह, ये कब हो गया समझो, फेब 26 में हो गया। अपने को कौन सा असेसमेंट ईयर रखने वाला है? 26-27। तो प्रीवियस ईयर कौन सा है अपना? 25-26। प्रीवियस ईयर कौन सा है अपना? 25-26। असेसमेंट ईयर 26-27। तो फेब 25 में, फेब 26 में उसने जो है ये सारे हो गया, मतलब पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, इसको कंसिडरेशन आ गया मोती को, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। पर ये जो सेल डीड और रजिस्ट्री है ना, सेल डीड और रजिस्ट्री है ना, समझो 1 अप्रैल को होने वाला है। अप्रैल फुल 1 अप्रैल को होने वाला है। अब यहाँ पे अपन ने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था कि ये जो मुन्ना है ये फेब में ही डीम्ड ओनर बन जाएगा ये प्रॉपर्टी का, फेब में ही डीम्ड ओनर बन जाएगा ये प्रॉपर्टी का। अब फेब में मुन्ना को डीम्ड ओनर बना रहे हो तो मोती को भी कैपिटल गेन अराइज कर दो ना भाई। फेब में तुम मुन्ना को डीम ओनर बना रहे हो, अब कैपिटल गेन में अपन हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ लिया कि उसको मुन्ना को अपने को डीम ओनर बना रहे हैं, तो मोती ने क्या पाप कर दिया? मोती के लिए कैपिटल गेन क्यों अगले साल लगा रहे हो? मोती को भी कैपिटल गेन उसी साल में चिपका दो ना, मोती को भी कैपिटल गेन उसी साल में चिपका दो। बात समझ में आ गई? तो मोती को कैपिटल गेन होगा और डीम्ड ओनर यहाँ पे मुन्ना बन जाएगा, तो ये दोनों एक ही साल में हो जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, पोजीशन मिल गया है, कंसिडरेशन आ गया है, पर रजिस्ट्री सेल डीड पेंडिंग है कुछ फॉर्मेलिटीज की वजह से, तो ये नेक्स्ट ईयर हो गया। तो कैपिटल गेन कब अराइज होगा? जिस साल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, पोजीशन मिल गया उसको। डीम्ड ओनर कब मानेगा? पोजीशन मिल गया, उसने कंसिडरेशन दे दिया है, उसको डीम ओनर हम बोल देंगे। और प्रॉपर्टी के लिए कैपिटल गेन भी कब ट्रांसफर लग जाएगा उसको? जिस दिन उसने पोजीशन ट्रांसफर कर दिया, उसको कंसिडरेशन आ गया। समझ में आएगा? तो ये भी जो है अपना ट्रांसफर कंसिडर कर रहे हैं अपन इसको, ये भी है अपना, इसको अपन ट्रांसफर कंसिडर कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे लिख लो, लिखो पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोजीशन of immovable property in consideration of part performance of
contract, part performance of contract referred in section 53A of TOPA, Transfer of Property Act, Transfer of Property Act 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। उसी के साथ साथ हमने हाउस प्रॉपर्टी में और एक एग्जांपल देखा था, गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी में जो गोकुलधाम सोसाइटी के जो शेयर्स है, समझो पोपट के पास शेयर्स है उसके, वो उसमें रह रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी के शेयर्स जो है वो पोपट के पास है और उसमें वो अकेला रह रहा है, सुखी जिंदगी जी रहा है अकेला रह के। अब इसने जो शेयर्स है वो किसी और को बेच दिए, समझो बबीता को बेच दिए। पोपट ने ये शेयर्स बबीता को बेच दिए। अब दोनों घर उनके हो गए, अय्यर और बबीता के। अब ये जो शेयर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या ये भी एक ट्रांसफर ही है? अब ये जो प्रॉपर्टी उनका घर है, वो अब कौन यूज करने वाला है? बबीता। यहाँ पे शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं पर इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो रही है, इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो रही है शेयर के साथ साथ। तो ये भी अपना ट्रांसफर के डेफिनेशन में आ जाएगा, ये भी अपना ट्रांसफर के डेफिनेशन में आ जाएगा। तो 7th पॉइंट लिखो, transactions which have effect of transferring or enabling the enjoyment of immovable property, तो ये भी अपना ट्रांसफर के डेफिनेशन में आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन, उसके बाद में अपन ने कैपिटल असेट का डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद हम आए थे ट्रांसफर की डेफिनेशन में। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन यहाँ पे होती है आपकी खत्म, ट्रांसफर की डेफिनेशन यहाँ पे होती है अपनी खत्म। अब कुछ चीजें ऐसी जो है जिसको हम जो एक्चुअल में ट्रांसफर है पर उसको अपन ट्रांसफर कंसीडर नहीं करने वाले फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन कैलकुलेशंस, वो एक्चुअल में ट्रांसफर है। मतलब मैंने आपको प्रॉपर्टी दी तो ये ट्रांसफर है, पर कैपिटल गेन के पर्पस के लिए इसको अपन ट्रांसफर कंसीडर नहीं करेंगे, कैपिटल गेन के कैलकुलेशन के लिए इसको अपन ट्रांसफर कंसीडर नहीं करेंगे। सर ऐसा क्यों? ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।